हेलो एवरीवन। हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 20 प्रश्नों का ये सीरीज है जो आपके क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके अलावा रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और बिहार दरोगा जैसे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं 20 प्रश्नों का सीरीज लाया हूं जिसको देखने के बाद, हल करने के बाद हड़प्पा सभ्यता की पूरी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगी और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक पूरा वीडियो का लेक्चर पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी हुई थी? ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है तांबा, ऑप्शन सी में है कांसा, ऑप्शन डी में है सेल खड़ी। तो आपने पढ़ा ही होगा कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें सेल खड़ी की बनी हुई थी, जो ऑप्शन डी में है यह इसका सही उत्तर होगा। सेल खड़ी का मतलब क्या होता है? इसको अंग्रेजी में स्टेलेक्टाइट कहा जाता है और यह एक प्रकार का संगमरमर जैसा चमकदार पत्थर होता है, ठीक है, जो कैल्शियम का बना होता है। और मुहरों का मतलब क्या होता है कि जैसे आजकल के जो सिक्के आते हैं, भारत सरकार द्वारा जो जारी किए जाते हैं रुपये पैसे के जो सिक्के आते हैं उस पर एक प्रकार का छपाई होता है। भारत सरकार का जो लोगो है, चिन्ह है शेर वाला, वो छपा होता है। ठीक उसी प्रकार हड़प्पा काल में के जो मुहरें थीं वो सिलखड़ी की बनी हुई थी और उस पर छपाई होता था, किसी का चित्र या कोई अंकन। इससे संबंधित कुछ और चीज़ों को जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और कांसा जो है वह तांबा और टीन को मिलाकर मिश्र धातु से बनता है कांसा। और कांसे की बहुत सारी वस्तुएं जो है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब यहाँ से एक चीज़ जान गए आप कि हड़प्पा के जो लोग थे उसको टीन के बारे में भी जानकारी थी, तांबा के बारे में भी जानकारी थी और इन दोनों को मिलाकर कांसा बनाने का भी उनको नॉलेज था, ठीक है। लोहा की जानकारी इन लोगों की नहीं थी। लोहा की जानकारी आधुनिक जब नगर बसने लगे उस समय आर्यों द्वारा खोज की गई धातु लोहा थी, ठीक है। और वही लोहा के खोज के कारण वैदिक युग जो है वह सफल हुआ। खेतों की जुताई अच्छी से होने लगी, जंगल काटे जाने लगे, खेत बनाए जाने लगे, कबीलाई समाज विकसित होने लगे, हथियार बनाए जाने लगे और धीरे धीरे नगरों का विकास होता है। दूसरा प्रश्न है, बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में हरियाणा, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो बनावली हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है, इसका ऑप्शन ये सही होगा। और इसकी खोज किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। रोपड़ पंजाब में है और यह सतलज नदी के किनारे है। और इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ठीक है। गुजरात में आप जानते हैं लोथल है, जो एक बंदरगाह था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिला में भोगवा नदी के किनारे है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है। ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। महाराष्ट्र में दाइमाबाद है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। और यहाँ वेधशालाएं पाई गई हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को अंतरिक्ष के बारे में भी जानकारी रखने की सुविधा थी। और यहाँ से तांबे के काफ़ी अवशेष मिले हैं। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल किस नदी के किनारे है? सिंधु, ब्यास, भोगवा, रावी। तो लोथल
भोगवा नदी के किनारे है। कहाँ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में है। और यहाँ बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के जो घर थे उनकी खिड़कियाँ सड़क के किनारे खुलते थे। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे गए उसके घर के खिड़की और दरवाजे पिछवाड़े की तरफ होते थे। ठीक है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे नर कंकाल पाए गए। कांस्य की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति यानी कि कांस्य की नर्तकी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। सूती कपड़ा का अवशेष मोहनजोदड़ो से ही मिला है। इसका मतलब क्या है? सूती कपड़ा मिला तो कपड़ा जो है कपास से ही बनेगा। सूती कपड़ा, इसका मतलब है कपास की खेती यही होती थी मोहनजोदड़ो में। रावी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था। और सबसे पहले खुदाई हड़प्पा की ही की गई, जो पाकिस्तान के साहिवाल जिला में है, दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। सिंधु सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए में है सोना, ऑप्शन बी में है चांदी, ऑप्शन सी में है लोहा, ऑप्शन डी में है तांबा। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सिंधु सभ्यता के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि लोहा की खोज वैदिक काल के बाद के वर्षों में होती है। और आर्य द्वारा खोजी गई धातु श्यामयस थी, और श्यामयस एक प्रकार का लोहा ही कहलाया, यानी कि उनको तांबा का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, सोना का ज्ञान था, लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता है? पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। कांसा तांबा और टीन का मिश्रण है। तांबा और टीन को मिला देने से कांसा बनता था। और इसको कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाती है? क्योंकि यहाँ जब खुदाई हुई तो कांसे की बहुत सारी वस्तुएं मिली है। नवपाषाण युग में जो मनुष्य थे वे खेती करना सीखे, पहिए का आविष्कार किए। ठीक है। आग जलाना सिर्फ पाषाण काल में खोज हुई, और बाकी जितने भी है खेती करना या पहिए का आविष्कार, ये सब कार्य नवपाषाण काल में हुए। लौह युग में क्या हुआ? लौह युग में चूंकि लोहा एक मजबूत धातु है जिससे खेतों की जुताई अच्छी होने लगी, पेड़ों की कटाई होने लगी, हथियार बनने लगे, तो नगरों का विकास हुआ। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो इसका सही उत्तर होगा व्यापार पर, चूंकि वे लोग कृषि कार्य भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन ज़्यादातर उनका कार्य व्यापार का था। क्योंकि आपको मेसोपोटामिया यानी कि आधुनिक इराक से, अफगानिस्तान से, मिस्र से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। मेलुहा शब्द वहाँ के चित्रों पे जो वस्तुएं प्राप्त हुई है उस पर मेलुहा नामक शब्द इंगित था। हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे, यानी कि किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, वरुण की, मातृदेवी की, इंद्र की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। पशुपति का अर्थ शिव से लगाया गया है। और मातृदेवी का अर्थ ये हुआ कि वहाँ जितनी भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसमें अधिकतर महिलाओं के चित्र इंगित हुए हैं, अंकित हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है कालीबंगा, डी में है लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। अगर ऐसे प्रश्न पूछे तो मोहनजोदड़ो होगा, लेकिन इसी में अगर भारत शब्द जोड़ दे कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर कौन है, तो आपको राखीगढ़ ही हो जाएगा, जो हरियाणा में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। और इसकी खोज सूरज भान ने की थी। इससे संबंधित लेक्चर का वीडियो डाला गया है, आप उसे देख सकते हैं। उसको देखने के बाद ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके आसानी से सॉल्व हो पाएंगे और कोई भी प्रश्न इससे संबंधित छूटेगा नहीं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में।
और यहाँ काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में। हालांकि जब आज़ादी मिली भारत को तो सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल गुजरात में ही खोजे गए। पाकिस्तान को तो भूखमरी से लड़ने से फुर्सत है नहीं, आतंकवाद से फुर्सत है नहीं, तो वो क्या ऐसे पुरातात्विक वस्तुओं को खोज पाएगा या स्थलों की खुदाई कर पाएगा। अब आज के 9वें प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या था? ऑप्शन ए ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन बी शहरी सभ्यता, ऑप्शन सी भोजन संग्राहक सभ्यता, ऑप्शन डी कबीलाई सभ्यता। तो इसका उत्तर होगा शहरी सभ्यता। इसलिए शहरी सभ्यता होगा क्योंकि उनका व्यापार काफ़ी उन्नत था, कृषि कार्य भी अच्छा था, पशुपालन भी अच्छा था। चूँकि उनके जो घर जो बसे हुए थे वह पूरा मछली के जाल जैसा जो होता है, मान लीजिए ये मछली का जाल है और इसके बीच में घर बने हुए थे। मछली के जाल जैसा सिस्टम में घर बना हुआ था, यानी कि घरों के चारों तरफ सड़कें विद्यमान थी, पक्की नाली की व्यवस्था थी, शौचालय भी उपलब्ध था, आंगन था, जल निकासी की भी उत्तम व्यवस्था थी, यानी कि पूरी तरह से एक प्रकार की नगरीय व्यवस्था थी जैसा शहरों में होता है। तो एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना एवं वास्तुकला, व्यापार कला, पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना एवं वास्तुकला थी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी किसने? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का पिता कहा जाता है। ये पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे। आज का 11वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था, यानी कि उन लोगों के प्रशासन का तरीका क्या था? कि लोकतांत्रिक व्यवस्था था, कि नगरपालिका था, कि गणतंत्रात्मक था, कि राजशाही था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगरपालिका का था, क्योंकि यह एक पूर्ण रूप से शहरी सभ्यता थी। 12वें प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने का कारण क्या था? क्या कारण है कि हड़प्पा सभ्यता पतन कर गई जो इतनी विकसित अवस्था में थी? ऑप्शन ए में है मानवीय कारण, ऑप्शन बी में है विदेशियों का आक्रमण, ऑप्शन सी में है प्राकृतिक कारण, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर सभी होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता किन कारणों से नष्ट हुई इसकी कोई प्रमाणिक खोज अभी तक हो नहीं पाई है, क्योंकि इसकी जो लिपि है वह पढ़ी नहीं जा सकी है। यह एक भाव चित्रात्मक लिपि है, तो जब लिपि ही नहीं पढ़ी जा सकी और उस समय ये काफ़ी पुराना सभ्यता है, 2350 से लेकर आपको 1750 ईस्वी पूर्व तक कार्बन डेटिंग के अनुसार, तो इसको पढ़ी नहीं जा सकती है, तो इस कारण इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। हालांकि अंग्रेज जो अपने आप को समझते थे, J.S. मिल जो एक अंग्रेजी दार्शनिक था, ये लोग समझते थे कि विश्व की सबसे बेहतरीन सभ्यता अंग्रेजों की सभ्यता है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की खोज शुरू हुई और यहाँ शहरी सभ्यता होने का प्रमाण मिला, नगरों का विकास ग्रिड पद्धति पर आधारित था और इतने सारे फैसिलिटी उपलब्ध थे, 2 मंजिला घर थे, समाज बिल्कुल सलीके से बसा हुआ था, तब उन लोगों को लगा कि भाई ये तो विश्व की सबसे जो है विकसित सभ्यता इंडिया में ही है। तब उन लोगों का सपना जो है चकनाचूर हो गया। लेकिन चूंकि आर्थिक स्थिति हमारी दबी हुई थी, उनके गुलाम थे, तो हमारी सभ्यता को फलने फूलने नहीं दिया गया, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। 13वें प्रश्न पर, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है? तो ऑप्शन है लोथल, आलमगीरपुर, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। तो इसका उत्तर होगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुछ स्थल हड़प्पा सभ्यता में ऐसे हैं जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आपको याद रखना चाहिए। मोहनजोदाड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है,
मोहनजोदाड़ो में ही सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कंकाल के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को जुड़वा शहरों की राजधानी कहा जाता है क्योंकि काफ़ी नज़दीक बसे हुए थे और एक दूसरे का बिना किसी का काम नहीं चलता है। अभी भारत में दो ऐसे आपको राज्य हैं जिनकी राजधानियाँ दो हैं। एक तो मुंबई है जिसमें ग्रीष्मकालीन शीतकालीन राजधानियाँ हैं। हैदराबाद सिकंदराबाद को भी जुड़वा नगर कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में पत्तन यानी कि गोदीबाड़ा, जिसे पोर्ट भी कह सकते हैं या बंदरगाह भी कह सकते हैं, का प्रमाण कहाँ से मिला है तो लोथल से मिला है। लोथल के अलावा एक जगह और है सुतकोटदा। इन दोनों जगहों से जो है वह पोर्ट यानी कि बंदरगाह का प्रमाण मिला है। सुतकोटदा पाकिस्तान के मकरान समुद्र तट के किनारे है और यह दास्क नदी के किनारे है। लेकिन भारत में सिंधु सभ्यता में पोर्ट का प्रमाण लोथल से मिला है। लोथल में शतरंज का खेल की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिला की भोगवा नदी के किनारे है। बनमाली हरियाणा के हिसार जिला में है। रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई। रंगपुर भी गुजरात के काठियावाड़ जिला में है और यह मादर नदी के किनारे है। मादर नदी, लोथल भोगवा नदी, हड़प्पा के बारे में आप जानते ही हैं, पंजाब के साहिवाल जिला में है। पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार क्या था? तो सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल का आकार ऑप्शन ए में है वर्गाकार था, आयताकार था, वृत्ताकार था या त्रिभुजाकार था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार था। चूंकि यह भारत का इलाका है और यहाँ यूपी आलमगीरपुर है, ऐसे था। यहाँ आपको हड़प्पा है। ठीक है, ये पंजाब है, ये गुजरात का इलाका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल का आकार आपको त्रिभुजाकार था। इसी आकार में सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल विकसित हुए थे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। आपके सामने 16 नंबर प्रश्न है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? तो इसका उत्तर होगा लोथल। लोथल इसका सही उत्तर है और प्लस कालीबंगा, जो लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं है। बहुत सारे जो ये क्वेश्चन बैंक है या ऑब्जेक्टिव जो बुक निकाले गए हैं उसमें बहुत सारी खामियां हैं और ये जो जितने भी उत्तर आपको बताए जाएंगे इसमें आपको कहीं गलत नहीं है। लोथल और कालीबंगा में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है। हालांकि सिंधु सभ्यता में शव को जलाने और दफनाने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। और लोथल और कालीबंगा में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यही सही है, इसको ध्यान रखिएगा। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी आपको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं है? सिक्के, साहित्य, अभिलेख और भग्नावशेष। इसका सही उत्तर होगा साहित्य नहीं है। साहित्य का मतलब होता है किताब, और चूंकि इतने साल बाद जो है पुरातत्व का मतलब होता है कि पुराने तत्वों यानी कि पुराने चीज़ों को खोज करना। तो ऐसी स्थिति में सिक्के जो होंगे वो किसी धातु के बने होंगे तो ज़्यादा दिन तक दबे रह सकते हैं और वे प्राप्त हो सकते हैं।
अभिलेख पत्थरों पर पत्थरों पर बड़े बड़े चट्टानों पर कुछ लिखा हुआ होता है, जैसे कि अशोक के काल में शिलालेख आपने देखा होगा लौरिया नंदनगढ़ में, तो वे मिल सकते हैं। भग्नावशेष कोई घर बना हुआ है और वो खंडहर हो गया है तो आगे उसके ईंटें प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन कोई भी अगर किताब लिखा हुआ है तो वो प्राप्त नहीं हो सकती हैं क्योंकि वह सड़ गल जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से क्या नहीं है, तो साहित्य नहीं है। प्रश्न संख्या 19, किस स्थान से शतरंज की खेल एवं गोदीबाड़ा की जानकारी मिलती है? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर होगा लोथल, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। पशुपति महादेव की मुहर में किस जानवर का चित्रांकन नहीं है? ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ है, रेलवे में भी बहुत बार पूछा हुआ है। पशुपति महादेव की मुहर में किस जानवर का चित्रांकन नहीं है? ऑप्शन ए बाघ, हाथी, भैंस और शेर। तो शेर का चित्रांकन नहीं है, बाकी सभी जानवरों का चित्रांकन है। तो कुछ प्रश्न और ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक क्यों था? ऐसा इसलिए था कि जो मिट्टी की मूर्तियां जो प्राप्त हुई है, जिसे स्त्री मूर्तियां कहा जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा मिली है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का यह अनुमान लगाया जाता है कि यह मातृसत्तात्मक थी। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि सिंधु सभ्यता का समाज ऐसे था। इसके बारे में कोई ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है। पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड था वो इस सभ्यता के लिए विशेष रूप से पूजनीय था। आपने स्वास्तिक का चिन्ह देखा होगा, स्वास्तिक जो कि ऐसे बनाया जाता है, स्वास्तिक का चिन्ह, तो यह सिंधु सभ्यता की ही देन है। और जो हिटलर था, हिटलर का नाम आपने सुना होगा, जर्मनी का, उसके भी झंडे पे स्वास्तिक का चिन्ह था। और इस चिन्ह से किसकी जानकारी मिलती है कि ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूर्य की पूजा करते थे। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई भी मंदिर की जानकारी नहीं मिली है, माने कहीं से मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। शिव जी की पूजा और पेड़ पौधों की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, यानी कि शिकार खेलते थे। आपको शतरंज के खेल की जानकारी लोथल से प्राप्त हुई है। ठीक है। उस शतरंज के खेल को आप चौपड़ या पासा का खेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना अमूमन क्लियर जानकारी नहीं है कि शतरंज की ही खेल होती थी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे अच्छा कारण बाढ़ ही माना जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मानवीय कारण से या महामारी फैल गया हो, बाढ़ आ गया हो या भूकंप आ गया हो, ऐसे कई भी कारण हो सकते हैं। अगर ये आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि पता चल सके इसमें कुछ सुधार किया जाए। थैंक यू।